नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक नया मंत्रालय बन गया है। आपको पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं है, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उस मंत्रालय का प्रभार जो है एक व्यक्ति को मिल गया है, एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिल गया है, बल्कि कहना चाहिए जो पहले से मंत्री है, मंत्रिमंडल के सदस्य है। और आजकल उस प्रभार को वो अपने पुराने जो उसके साथ जो मुख्य प्रभार है उससे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो प्रभार आप उसको दो नाम दे सकते हैं, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। आप उसको नाम दे सकते हैं आलोचना मंत्रालय, या फिर आप उसको नाम दे सकते हैं बौद्धिक मंत्रालय। और इस मंत्रालय का, नए विभाग का जिम्मा अपने आप ले लिया है स्वतः ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। वैसे तो वो सड़क परिवहन मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने एक नया मंत्रालय ले लिया। उनकी असल में बहुत से लोगों की दबी हुई इच्छाएं जो है बहुत देर तक दब नहीं पाती हैं। वो समय समय पर, जैसे आपको डॉक्टर बताते होंगे कि अगर आपको कोई चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी में चोट लगी है, तो सर्दियों में वो दर्द जो है उभर आता है, सताता है। तब आपको याद आता है कि हाँ, उस समय चोट लगी थी। वो दर्द जो है सर्दियों में मौसम बदलता है तब उभर कर आता है। ऐसे नितिन गडकरी का दर्द है। और एक दर्द हो तो बेचारे छिपा भी लें। दर्द जो है लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहला दर्द, उनके दर्द की शुरुआत हुई, हालांकि इसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन आज जब बात कर रहा हूं तो इसको दोहराना ज़रूरी है। पहला दर्द उनका है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के। तब से उनके मन में था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं बनने देना है। और कोई कन्फ्यूजन नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट थे। और ये बात उन्होंने जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि नीतीश कुमार से कही भी थी कि मैं नहीं बनने दूंगा। अब आप देखिए कि देश का सौभाग्य और नितिन गडकरी का दुर्भाग्य कि उनको दोबारा अध्यक्ष का कार्यकाल मिला ही नहीं। खुद ही कंट्रोवर्सी में फंस गए। अब वो सही थी गलत थी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन उस कंट्रोवर्सी की वजह से, उस विवाद की वजह से, उस आरोप की वजह से उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं मिला। जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद पिछले 25-30 सालों की बात करें, जनसंघ के समय की बात छोड़ दें, वो याद नहीं है मुझे, भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करें, तो पार्टी और संघ दोनों ने तय किया हो कि अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं देना है, वो नितिन गडकरी बने। लेकिन उसकी बात आज नहीं हो रही है, अध्यक्ष की बात फिर कभी करूँगा। तो उनको अध्यक्ष पद नहीं मिला, तो इसके लिए वो नरेंद्र मोदी और उनके करीबी लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। अब भी मन में कसक है, वो दर्द अभी भी रह रहकर उभरता है। दूसरा, नरेंद्र मोदी न केवल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि प्रधानमंत्री भी बन गए। तो दूसरा दर्द था उनका, उनको लग रहा था 2014 में, और उनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे नेताओं की नहीं, जिनको लग रहा था कि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। कभी मिला ही नहीं। अटल जी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में पार्टी को नहीं मिला। राम मंदिर का आंदोलन चलने के दौरान नहीं मिला। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद नहीं मिला। तो ये लगा कि जो है पूर्ण बहुमत तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। और तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी इस तैयारी में बैठे थे कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। और इसी वजह से विपक्ष का आत्मविश्वास उस समय चरम पर था। कांग्रेस पार्टी के लोग सार्वजनिक रूप से कहते थे कि कुछ भी हो जाए, भाजपा की सरकार बन सकती है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब उन सब लोगों की उम्मीदों पर इस देश के मतदाता ने पानी फेर दिया, 283 सीटें दे दी। तो उसके बाद कुछ महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन की। नितिन गडकरी ने नतीजे आने के बाद कुछ विधायकों को बुलाकर बातचीत भी की। उनकी परम इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाए।
लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। और दर्द उसका ज़्यादा इसलिए हुआ कि उनसे बहुत जूनियर देवेंद्र फडणवीस, जो नागपुर से ही आते हैं, देवेंद्र गडकरी भी नागपुर से आते हैं, दोनों संघ से जुड़े हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। ये बात उनको कभी पची नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे तो इसलिए चुप रहे। बीच बीच में अलग अलग तरह से संकेतों में बोलते रहे, लेकिन खुलकर खिलाफ कुछ बोला नहीं। और मौके उनको आते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उनको लग रहा था, और फिर कह रहा हूँ भाजपा में भी ऐसा दल था, एक गुट था जिसको लग रहा था कि इस बार तो बहुमत नहीं मिलेगा, तो नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत होगी, तो हमारा चांस बन सकता है। 2024 का नतीजा आया तो इन लोगों को लगा कि आहा, वो स्वर्णिम अवसर तो आ गया। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार उनको निराशा लगी मोदी से नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये शर्त रख देते कि हम समर्थन देंगे अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो इनकी बाँछें शरीर में जहाँ भी होती हों खिल गई होती। लेकिन वो भी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने ऐसे समर्थन किया, कई भाजपा के नेता उस तरह से समर्थन नहीं कर पाए। तो और वो समर्थन और वो संबंध और मजबूत होता जा रहा है, इस बात का भी अफसोस है। तो आजकल नितिन गडकरी बौद्धिक देने लगे। देखिए, उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम में, किसी पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम था, उसमें कहा जनतंत्र में राजा की परीक्षा जो है होती है, अच्छा जनतंत्र तब है जब राजा अपनी आलोचना सुनने को तैयार हो। अब आप कहेंगे कि ये तो बौद्धिक है, सामान्य बात है, किसी के लिए भी है। नितिन गडकरी ऐसी सामान्य बात नहीं करते। तो आजकल इस तरह के बौद्धिक वो बहुत दे रहे हैं, पहले भी देते रहे, ऐसा नहीं कि ये पहला मौका है। उनका निशाना बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कि नरेंद्र मोदी अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं होते। अब आप जरा इसको तथ्यों की कसौटी पर कस लीजिए। आपकी राय अलग हो सकती है, आप नितिन गडकरी से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जो किया है नरेंद्र मोदी ने, जो खास तौर से 2014 के बाद, 2014 में उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का विरोध करने वालों में दो नेता भाजपा के अग्रणी थे, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज। लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज दोनों खुलकर विरोध कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये निर्णय होने वाला था उसमें गए ही नहीं। जब उनको लग गया कि वो बाजी हार गए हैं तो बैठक में ही नहीं गए। तो उनको शायद एक उम्मीद थी, उससे पहले गोवा की कार्यकारिणी में भी वो नहीं गए थे। जनसंघ से भाजपा तक लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ एक बार पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में नहीं गए, वो थी गोवा की कार्यकारिणी। उनको लगा था वहाँ वो नहीं जाएंगे तो कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन वहाँ गोवा की कार्यकारिणी में फैसला हो गया कि नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, लोकसभा के लिए जो कैंपेन कमेटी बनी। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में खुलकर विरोध किया मोदी का, और अपना डिसेंट नोट लिखवाया उन्होंने कि मैं विरोध करती हूं इस फैसले का। लेकिन बहुमत से नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया। ये सब, अब ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी को यह मालूम नहीं था। नरेंद्र मोदी उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, लेकिन उस बैठक में गए नहीं कि उनके नाम पर भी विचार होना था। सुषमा स्वराज को अपने न केवल पहले मंत्रिमंडल में लिया बल्कि सीसीएस का सदस्य बनाया, विदेश मंत्री बनाकर महत्वपूर्ण पद दिया। और सुषमा स्वराज की गरिमा देखिए कि उन्होंने पूरे 5 साल जब तक मंत्री रहीं, एक शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला, और ऐसा भी कुछ नहीं बोला जिससे आप संकेतों के आधार पर ये उसका निष्कर्ष निकाल सकें कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं या आलोचना कर रही हैं या उन पर हमला कर रही हैं। ये होता है नेता का गरिमापूर्ण व्यवहार। राजनीति में सहमति असहमति होती है, विचारों में भिन्नता होती है। एक अनुशासित पार्टी या किसी अनुशासित संगठन में तरीका ये होता है कि जब तक फैसला ना हो तब तक आप अपनी राय रखिए।
आप किसी बात के पक्ष में हैं, विरोध में हैं, आप खुलकर अपनी राय रखिए, लेकिन एक बार जब फैसला हो जाए, बहुमत का फैसला हो जाए, तो फिर आप उस फैसले को स्वीकार कर लीजिए। सुषमा स्वराज ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया। कुछ और लोग भी थे जो खुलकर विरोध में नहीं थे, लेकिन विरोध में थे, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं दिखाया कि सुषमा स्वराज कि अगर चल गई होती तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं बन पाता, प्रधानमंत्री बनने की तो बात दूसरी थी, मन में नहीं रखा। तो अगर आलोचना सुनने का मादा न होता तो सुषमा स्वराज उनके मंत्रिमंडल की सदस्य नहीं होती, वो भी महत्वपूर्ण सदस्य। इसके अलावा जो लोग उनके विरोध में थे उन सबको मंत्रिमंडल में लिया। ये नरेंद्र मोदी आलोचना सुन पाते हैं कि नहीं, इसका उदाहरण राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, संसद में बयान दिया 2019 के चुनाव से पहले कि घर से निकलेंगे तो लोग पीटेंगे, डंडा मारेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ क्या किया नरेंद्र मोदी ने? बल्कि उनके समर्थकों को यह शिकायत है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जब से वो चुनावी राजनीति में आए हैं 7 अक्टूबर 2001, तब से आज तक नरेंद्र मोदी सिर्फ आलोचना झेलते रहे। उनसे ज्यादा आलोचना झेलने वाला इस देश में कोई नेता नहीं हुआ है। और आलोचना में छोटा शब्द कह रहा हूं, गालियां सुनते रहे हैं। उनके विरोधी उनके मर जाने की कामना करते रहे हैं। उनके जो साथी हैं उनमें से कई लोग भीतरघात का प्रयास करते रहे हैं। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने किसी के खिलाफ बदले की नीयत से कार्रवाई नहीं की। कौन कौन लोग उनके खिलाफ नहीं बोले? चाहते तो मुकदमा कर सकते थे, वो चाहते तो कोई भी केस जो है बनाना, मतलब कानूनन बनाना आसान था और उस कार्रवाई उसके आधार पर हो सकती थी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन नितिन गडकरी को लगता है कि नरेंद्र मोदी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर इतनी बड़ी खामी है तो ये तो खामी है मतलब ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो जिसका जनतंत्र में विश्वास ना हो। तो नितिन गडकरी से पूछा जाना चाहिए कि भाई 10 साल से ऐसे व्यक्ति के मंत्रिमंडल में क्यों काम कर रहे हो, उनके मातहत क्यों काम कर रहे हैं? तो आप सत्ता के लिए समझौता करने को तैयार हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सत्ता आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। ये जो सिद्धांत की बातें करते हैं ये बाहर मंचों पर करने के लिए, लेकिन अंदर मंत्रिमंडल में, आप मंत्रिमंडल की हर बैठक में होते हैं, आप कैबिनेट में क्या क्या चर्चा होती है सब आपको मालूम है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते तो आप विरोध करते और निकल कर बाहर आते, खड़े होते कि मैं जो है जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता हूं और ये व्यक्ति जो है जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते, आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये करने के लिए बड़ा मादा चाहिए, जिगर चाहिए, जो बार बार नितिन गडकरी दिखाते हैं कि नहीं है। आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते रहें और उसकी नौकरी भी करते रहें। जी हां, मैं यही कह रहा हूं। यह बताता है कि आपका चरित्र क्या है, आप किस तरह के समझौतावादी हैं। जो आप कह रहे हैं ना अवसरवादी हैं लोग, दरअसल आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी की ये बातें ये अनायास नहीं है। अगर मान लीजिए कि एनडीए की 400 सीटें आई होती तो नितिन गडकरी का ये बौद्धिक आपको सुनने को नहीं मिलता। तो क्यों सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी की 240 और एनडीए की 292 सीटें आई। यानी आपको लग रहा है कि जब आपकी पार्टी थोड़ा कमजोर हुई है, आपका नेता, आपका प्रधानमंत्री थोड़ा संख्या बल के अनुसार कमजोर हुआ है, तो यह समय है हमला करने का। तो आप बौद्धिक बांटते फिर रहे हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, जनतंत्र कैसा होना चाहिए,
इन सब बातों में अगर आपका विश्वास है तो उसके अनुसार आपका आचरण कहाँ है? आप एक मंत्री पद तो छोड़ नहीं पा रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी ज्ञान की कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य 10 साल से लगातार बने हुए हैं। ये तथ्य इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वो अपनी आलोचना को बर्दाश्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। तो वो तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कुटी नहीं हो तो बंगले में रखे हुए हैं नितिन गडकरी को। और 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी चाहते तो नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देते, कोई कुछ नहीं कर पाता। एक लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी के समर्थन में खड़ा नहीं होता। वो चाहते तो इस बार चुनाव में उनका टिकट भी काट सकते थे, लेकिन इनमें से कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो नितिन गडकरी को लगता है कि इस मंत्रिमंडल में उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं है। ऊपर से तुर्रा ये है कि मुझे तो नागपुर का समर्थन है, वरदहस्त है नागपुर का मेरे ऊपर, तो मुझसे शक्तिशाली कौन? तो ज्ञान तो मैं ही दे सकता हूँ, बौद्धिक मैं ही दे सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री को या शासक को कैसा होना चाहिए, और मैं अपने प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं है। सत्ता से विरक्त व्यक्ति ही बौद्धिक दे सकता है, इस तरह के ज्ञान और सिद्धांत की बात कर सकता है। जिसमें सत्ता को छोड़ने की हिम्मत ना हो, उसके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। नितिन गडकरी को अगर विरोध है नरेंद्र मोदी से तो उन्हें खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन वो ऐसे समारोहों का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और आपको बता रहा हूँ कि ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। इसके लिए भारत सरकार ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और वहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो नितिन गडकरी को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ क्या क्या बोला, और बोला कि नहीं बोला। और अगर उनको लगता है कि उन डिप्लोमेट्स में से किसी ने प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई नहीं और प्रधानमंत्री को पता नहीं है, तो इससे ज़्यादा गलतफहमी किसी को और क्या हो सकती है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ कुछ किया क्या? आप विदेशी धरती पर जाकर इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच में अपने ही प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आपसे सवाल तक नहीं पूछ रहे। फिर भी आप ये इशारों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। इतने आरोप, इतनी गालियां दी गई हैं प्रधानमंत्री को, जो इस देश में आज़ादी के बाद किसी नेता को नहीं दी गई। जितनी परीक्षाओं से गुजरे हैं नरेंद्र मोदी, कोई नेता नहीं गुजरा है। लेकिन अक्टूबर 2001 और अब हम हैं 21 सितंबर 2024 में, नरेंद्र मोदी कोई चुनाव हारे नहीं हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य का चुनाव नहीं हारे, प्रधानमंत्री रहते हुए केंद्र का चुनाव नहीं हारे। उनके नाम पर वोट पड़ते हैं, किसी चुनाव में कम, किसी चुनाव में ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय छवि है उनकी। और इन 10 सालों में केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी नितिन गडकरी कोई अपनी बड़ी व्यापक जो है वो राष्ट्रीय छवि भी नहीं बना पाए हैं। वो देश के छोड़िए महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता नहीं बन पाए हैं। उनकी जो ताकत है, जो बोलने की ये हिम्मत आ रही है, वो सिर्फ इसलिए कि उनको आरएसएस का समर्थन है। जिस दिन आरएसएस के समर्थन का हाथ हट जाएगा, वो ये भी नहीं बोल पाएंगे। तो उपदेश देना तो बड़ा आसान होता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। नितिन गडकरी ऐसे ही लोगों में है।
जो दूसरों का उपदेश देते हैं लेकिन उस पर आचरण नहीं करते। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में आप मानकर चलिए अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत कुछ जब मैं कह रहा हूं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है। और विपक्ष जो है उसकी सारी उम्मीद का केंद्र ऐसे ही लोग हैं जो भाजपा में मोदी का विरोध करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन साहस नहीं है कि खुलकर सामने आ सके। हिम्मत है तो कुर्सी छोड़िए, कुर्सी का मोह छोड़िए और खिलाफ आइए, विरोध में खड़े होइए। आपको पता चल जाएगा कि आपके पैर के नीचे कितनी ज़मीन है। मैं तो मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के धैर्य की कोई सीमा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को 10 साल से अपने मंत्रिमंडल में बैठाए हुए हैं, इससे ज़्यादा उनके धैर्य की और क्या परीक्षा हो सकती है, उसका क्या प्रमाण हो सकता है। उनके लिए नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल से निकालना बाएं हाथ का, बल्कि उससे भी कम कुछ कहा जा सकता हो, कोई उपमा हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो खेल है। लेकिन उन्होंने निकालना तो दूर है, नितिन गडकरी के खिलाफ एक शब्द कभी बोला नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो संघर्ष है, ये आने वाले समय में आपको और तेज होता हुआ दिखेगा। और ये तेज होगा कि नहीं और उसकी तेजी कहाँ तक जाएगी, इस पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख क्या होता है। वो इस संघर्ष को बढ़ाना चाहता है या इसको खत्म करना चाहता है। गेंद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पाले में है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस संघर्ष को बढ़ाना चाहा तो उसका नतीजा क्या होगा, अभी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।